नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 8 की विज्ञान विषय की राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT बुक के जो 15 से लेकर 18 तक के लेसन हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं कक्षा 8 से संबंधित। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो आज का वीडियो हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 15 नंबर लेसन है प्राकृतिक परिघटनाएं, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 121 नंबर प्रश्न है। वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाता है, घट जाता है। 3 नंबर है कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 नंबर है दुगना हो जाता है। तो वायु का दाब बढ़ने से वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 122 नंबर प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 123 नंबर प्रश्न है। फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 124 नंबर प्रश्न है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन केंद्रक, नेत्र, सिर, पूंछ। तो चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्र कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 125 नंबर प्रश्न है। एपी सेंटर से क्या तात्पर्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एपी सेंटर से क्या तात्पर्य है? हमारे पास ऑप्शन पहला, यह भूपटल का वह स्थान है जहां से भूकंप शुरू होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो दिया वही सही हो जाएगा। एपी सेंटर क्या होता है? इसको भूकंप केंद्र भी कहा जाता है। भूकंप केंद्र भी कहा जाता है। यह भूपटल पर वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है या कंपन शुरू होता है उसको एपी सेंटर या भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 15 नंबर लेसन है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 126 नंबर प्रश्न है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। प्लस और माइनस 2 प्रकार के आवेश होते हैं। तो आवेश 1 प्रकार की ऊर्जा होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब धन वालों को यानी प्लस को जब पास लाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब प्लस वालों को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जब माइनस वालों को पास लाते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद में यदि प्लस और माइनस वालों को पास लाएं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब प्लस वाले आवेश पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, या माइनस वाले 2 सेम आवेश जब पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण। और जब 2 विजातीय आवेश मतलब प्लस और माइनस वाले आवेश जब नजदीक आते हैं तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है। 127 नंबर प्रश्न है। आवेश होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 128 नंबर प्रश्न है। जब 2 समान आवेश पास आते हैं तो होता है? 2 समान आवेश प्लस या माइनस, जब 2
समान आवेश पास पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 129 नंबर प्रश्न है, एबर क्या है? तो एबर क्या है हमारे पास, ऑप्शन पहला प्लास्टिक, रेजिन, नायलॉन या उपयुक्त सभी। तो एबर क्या होता है, एक रेजिन होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 130 नंबर प्रश्न है, दो विजातीय बादलों के एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या उत्पन्न होता है? 2 विजातीय बादलों के मतलब प्लस वाला किसके पास आए, माइनस, तो उसको बोलेंगे विजातीय आवेश। तो विजातीय बादलों के एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या उत्पन्न होता है? तो तड़ित या बिजली उत्पन्न होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 131 नंबर प्रश्न है, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, चुंबकीय है, दरार से मुक्त है या गर्म है। तो विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 132 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, उनके अंदर गति होने के कारण, हलचल होने के कारण क्या कुछ उत्पन्न हो सकता है? हमारे पास ऑप्शन है चक्रवात, तड़ित, भूकंप या तड़ित झंझा। तो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है भूकंप, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेटें या विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता है, उनके अंदर यदि कोई भी या किसी प्रकार की हलचल होती है तो तब क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। उसके बाद में हमारे पास 133 नंबर प्रश्न है, जब 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वह एक दूसरे को 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वह एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित कर सकती है। 2 नंबर ऑप्शन प्रतिकर्षित कर सकती है। 3 नंबर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है, यदि दोनों के अंदर सेम आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों के अंदर क्या होगा, विपरीत आवेश है, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सुनामी जो आती है वो किसके कारण आती है। समुद्र, 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट के कारण, बिल्कुल सही है। उसके बाद में यदि भूकंप आए, समुद्र के अंदर भूकंप आए तो भी सुनामी आ सकती है। उसके बाद में 3 नंबर है, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी सुनामी आ सकती है। 4 नंबर ऑप्शन है, तड़ित, जो बिजली चमकती है उसकी वजह से सुनामी नहीं आ सकती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 135 नंबर प्रश्न है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें कहाँ पाई जाती है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है, जो होती है पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई है। तो ऊपर की जो परत होती है उसको बोलते हैं भूपर पट्टी या इसको बोलते हैं भूपटल कहा जाता है। तो भूकंप के लिए उत्तरदायी जो पृथ्वी की प्लेटें होती है वो कहाँ पाई जाती है, भूपटल पर या भूपर पट्टी पर पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 136 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, भूपर पट्टी या भूपटल होती है। उसके बाद में हमारे पास 137 नंबर प्रश्न है, विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है। तो विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कहाँ पे कम होती है। हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर विनाशकारी भूकंप आने की संभावना बिल्कुल भी कम है। उसके बाद में
138 नंबर हमारे पास प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। जो नीचे सूची दे रखी है हमें, 1 नंबर है सुनामी, भूस्खलन, उसके बाद में बाढ़ और तड़ित। तो भूकंप का कारण बन सकता है। भूकंप के कारण क्या आ सकती है? सुनामी आ सकती है। यदि समुद्र के अंदर भूकंप आए तो सुनामी आ सकती है। सुनामी क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती है जो समुद्र में उड़ती है। उसके बाद में भूस्खलन हो सकता है। उसके बाद में बाढ़ आ सकती है। यदि सुनामी आती है, सुनामी आने के बाद समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है, उच्च धारा युक्त, उच्च ऊर्जा युक्त वो धाराएं होती है, वो क्या होती है? तट की ओर आती है। तब क्या है? बाढ़ भी आ सकता है। बड़ी बड़ी जो नदियां होती है उनके अंदर वो जल आएगा, समुद्रों के अंदर जल आएगा तो तूफान बाढ़ आ सकती है। लेकिन भूकंप की वजह से क्या तड़ित या बिजली नहीं चमक सकती। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, 1 नंबर सही, 2 नंबर सही और 3 नंबर सही। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूकंप के कारण सुनामी आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है और बाढ़ आ सकती है, लेकिन तड़ित उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका जो 16 नंबर लेसन है, वायु एवं जल प्रदूषण व नियंत्रण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 139 नंबर प्रश्न है, कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर, कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है कि कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है पहला 45 डिग्री डेसिबल से अधिक, 2 नंबर है 50 डिग्री से अधिक डेसिबल, 3 नंबर है 55 डिग्री डेसिबल से अधिक, 4 नंबर है कोई नहीं। तो कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाता है? यदि 45 डिग्री डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाता है या की जाती है। उसके बाद में हमारे पास 140 नंबर प्रश्न है, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला 80 डेसिबल से अधिक, 2 नंबर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 90 डेसिबल से अधिक, 2 नंबर 80 डेसिबल से अधिक, 3 नंबर 60 डेसिबल से अधिक और 4 नंबर है कोई नहीं। तो जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे कर्ण को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद में हमारे पास 141 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगा सकती है या लगता है? प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस के द्वारा पता लगता है? तो जल में घुली कौन सी गैस के कारण प्रदूषण का पता लगता है? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है उसकी मात्रा घट जाए या बढ़ने शुरू हो जाए या बढ़ना शुरू हो जाए तब प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है जल के अंदर। उसके बाद में हमारे पास 142 नंबर प्रश्न है, मिनीमाता बीमारी किसके कारण होती है? जो मिनीमाता बीमारी होती है वो पारा के कारण होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 143 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला टीबी, 2 नंबर है कैंसर, 3 नंबर उपयुक्त दोनों और 4 नंबर बुखार। तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है उससे टीबी और कैंसर दोनों ही रोग हो सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 144 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? पृथ्वी की छत या छतरी किसे कहा जाता है? हमारे पास जो ऑप्शन है, 1 नंबर ओजोन परत को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 16 नंबर लेसन है, वायु तथा जल प्रदूषण, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे पास 145 नंबर प्रश्न है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, इनमें से एक गैस वायु का 21% भाग है और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यह गैस है। तो 21% जो वायुमंडल के अंदर जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? जो मानव के जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसका उपयोग हम श्वसन की क्रिया में करते हैं। तो कौन सी गैस है? वो ऑक्सीजन गैस है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में 146 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो आगरा के अंदर प्रसिद्ध ताजमहल है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो उसको प्रदूषित होने का क्या कारण है। हमारे पास 140 नंबर के अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल प्रदूषित होकर नष्ट होता जा रहा है। उसके बाद में हमारे पास 147 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं उनके अपूर्ण दहन से क्या कुछ होता है। हमारे पास ऑप्शन पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, 3 नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 148 नंबर है संगमरमर। संगमरमर के संक्षारण का कारण है। तो क्या कारण है हमारे पास, जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है अम्ल वर्षा। जो अम्ल वर्षा होती है वो क्या है, संगमरमर के संक्षारण के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में हमारे पास 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारे पास बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हर परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारे पास प्रश्न ऑप्शन है पहला नाइट्रोजन गैस, 2 नंबर जल वाष्प, 3 नंबर मीथेन गैस और 4 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन गैस, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो दे रखी है वो ग्रीन हाउस के अंदर शामिल है। उसके बाद में 150 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। हमारे पास ऑप्शन पहला ओजोन, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर नाइट्रोजन, 4 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 17 नंबर लेसन है पर्यावरण, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 151 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण के घटक कौन से हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है पहला जैविक घटक, उसके बाद में 2 नंबर अजैविक घटक, 3 नंबर है उपयुक्त दोनों और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के प्राकृतिक जो घटक है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 152 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। लगभग सबको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 153 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 154 नंबर प्रश्न है, किन वृक्षों को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किन वृक्षों को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है पहला यूकेलिप्टस या सफेदा जो होता है उसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है वो 26 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट है कि भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को माना जाता है। उसके बाद का पॉइंट है हमारे पास, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता 60 डेसिबल
होती है। सामान्य बातचीत की जो ध्वनि तीव्रता है वो कितनी होती है, 60 डेसिबल होती है। उसके बाद में हमारे पास 155 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 156 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सतल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। तो पृथ्वी की सतह पर कौन सा जो तत्व है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो NCERT बुक का जो 17 नंबर लेसन है प्रकाश, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 157 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का कणों संबंधी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जो प्रकाश होता है वो कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है या कण की तरह ही व्यवहार करता है। तो ये किसने बताया था। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है न्यूटन, 2 नंबर रोमर, 3 नंबर है हाइगेंस और 4 नंबर आइंस्टाइन। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश को कणों से मिलकर बना हुआ बताया था। उसके बाद में हमारे पास 158 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। कणों के रूप में तो किसने बताया था, न्यूटन ने। और उसके बाद में जो एक और वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में गमन करता है। तो किसने बताया था, हमारे पास ऑप्शन हाइगेंस, 2 नंबर रोमर, 3 नंबर न्यूटन, 4 नंबर आइंस्टाइन। तो प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है यह किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 159 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति मतलब प्रकाश एक समय में कण के रूप में उसी समय तरंग के रूप में व्यवहार कर सकता है। तो द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 160 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हमारे पास जो ऑप्शन है 4 नंबर रोमर। रोमर ने प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताया था। तो प्रकाश की सबसे अधिक जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। 3 × 10 की 26 के लगभग इसकी चाल होती है। 3 × 10 की 26 जो होता है वो निर्वात में सबसे अधिक इसकी चाल होती है। उसके बाद में हमारे पास 161 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, आइंस्टाइन ने प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिया था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटोन सिद्धांत क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ऊर्जा आती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है और ये बंडल क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 162 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है, निर्वात में प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। उसके बाद में 163 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो लगभग सबको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट के लगभग समय लेता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 164 नंबर प्रश्न है हमारे पास, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर कितने समय में पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर कितने समय में पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 90 सेकंड के अंदर पहुंचता है। 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। उसके बाद में हमारे पास 165 नंबर प्रश्न है, कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन
समतल दर्पण, 2 नंबर उत्तल दर्पण, 3 नंबर अवतल दर्पण और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 166 नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। उसके बाद में हमारे पास 167 नंबर प्रश्न है, गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम क्यों होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में जो यात्री होते हैं, चाहे हम हैं तो हमें सड़कों पर या दूर दूर पर क्या है पानी नजर आता है, लेकिन हम जैसे ही उसके पास जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का पानी नहीं होता है, पानी का भ्रम होता है हमें दूर से। तो वो किस घटना के कारण हमें वो पानी दिखाई देता है? तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है मर्गमरीचिका, ये जो घटना है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से घटित होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 168 नंबर प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आइरिस। आइरिस जो होती है वो क्या करती है? वो आंख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 18 नंबर लेसन है, कार्बन और ईंधन, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 169 नंबर प्रश्न है, कोयले का प्रकार जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोयले का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा होती है? हमारे पास ऑप्शन पीट के अंदर आपको पता है, इस पीट के अंदर सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, लगभग 10 से लेके 27% से भी कम मात्रा होती है इसके अंदर, और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक होता है पीट। उसके बाद में लिग्नाइट जो होता है उसके अंदर 28 से या 20 से लेके 30% कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद में जो एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट जो होता है उसके अंदर 94 से लेके 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और सबसे बढ़िया किस्म का ये होता है, सबसे बढ़िया किस्म का ये होता है। तो बिटुमनी जो होता है, बिटुमेन जो कोयला होता है उसके अंदर 70 से लेके 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 170 नंबर प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? हमारे पास लकड़ी का कोयला, काजल, 3 नंबर है जांतव चारकोल और 4 नंबर है ग्रेफाइट। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 171 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस का कहलाता है। हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर हाइड्रोजन और CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जो इनका मिश्रण होता है H2 प्लस में CO प्लस में CH4 की भी कुछ मात्रा होती है। तो ये जो गैसों का मिश्रण होता है वो क्या कहलाती है? कोल गैस कहलाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 172 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? तो गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को। तो उसमें हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस में नाइट्रोजन, इसका जो मिश्रण होता है, इन दोनों गैसों का जो मिश्रण होता है उससे जो गैस बनती है उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो तो होती है 30%,
और नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 60% होती है। बाकी जो 10% है उसके अंदर CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो गैसीय मिश्रण है वो क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या 30% होती है और नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 60%। और 10% जो होता है वो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। उसके बाद में हमारे पास 173 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है या होता है। तो प्राकृतिक गैस में क्या चीज पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 174 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, हमारे पास ऑप्शन हीलियम, 2 नंबर अमोनियम, 3 नंबर है मरकेप्टन और 4 नंबर ईथर। तो जैसे अपने घर के अंदर जो LPG गैस सिलेंडर होता है उसकी जब वो क्या होता है, वो वातावरण के अंदर इस गैस की जब सुगंध आती है, तो जो सुगंध आती है वो किस कारण आती है या गंध आती है वो किस कारण आती है, वो एक पदार्थ होता है उसके अंदर मिला हुआ, वो पदार्थ होता है, उस पदार्थ को बोलते हैं मरकेप्टन कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 175 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 176 नंबर प्रश्न है, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो LPG में कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर। तो 3 नंबर के अंदर यहाँ पे केवल ब्यूटेन दे रखा है, तो इसके में LPG के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। तो इन दोनों की मात्रा 95% होती है। तो LPG के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 177 नंबर प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है। तो जल गैस किसका संयोजन है, हमारे पास ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का। 2 नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का। उसके बाद में 3 नंबर है CO और H2O का, H2 का। हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वो जल गैस का मिश्रण होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 178 नंबर प्रश्न है हमारे पास, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। CNG जो गैस होती है उसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, इस कारण इसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 18 नंबर लेसन है, तारे एवं सौर परिवार, उसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है, हमारे पास पहला जो ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, ये तो है बिल्कुल। उसके बाद 2 मंडल उपग्रह, ये भी होता है सौर परिवार का सदस्य। उसके बाद में तारामंडल और 4 नंबर है धूमकेतु। तो जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है तारामंडल, वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 180 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहा जाता है, और इन ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। तो कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो आपको पता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से, हमारे पास ऑप्शन सीरियस, 2 नंबर बुध, 3 नंबर शनि और 4 नंबर पृथ्वी। तो हमें पता है कि बुध, शनि और पृथ्वी ये तो ग्रह हैं। जो सीरियस है वो क्या है, तारा है। तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है, सीरियस नहीं है। तो सीरियस जो होता है उसको
व्याद तारा भी कहा जाता है। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, इसको सीरियस स्टार या डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारों में सबसे चमकीला तारा सीरियस स्टार ही होता है। तारों के अंदर सबसे चमकीला जो तारा होता है वो सीरियस ही होता है। और पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नज़दीक का तारा पूछे तो भी वो कौन सा होता है, सीरियस तारा होता है। तो इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, व्याद तारा कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 181 नंबर प्रश्न है, तारों की गति की दिशा प्रतीत होती है। तो तारों की गति की दिशा प्रतीत होती है, तो तारों की गति की दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 182 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सबसे पहले किसने बताया था, हमारे पास ऑप्शन न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टाइन। तो किसने बताया था, सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद में हमारे पास 183 नंबर प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पृथ्वी बहुतायत से पाया जाता है। तो कौन सा तत्व हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य के अंदर 2 ही तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 184 नंबर प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या होता है, हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, एक मर्तप्राय तारा। सुपरनोवा क्या होता है कि जो तारा होता है जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, लास्ट के अंदर एक विस्फोट होता है, बहुत ही भयानक विस्फोट होता है और उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जितनी ऊर्जा सूर्य ने अब तक दी होती है उससे भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सुपरनोवा क्या होता है, एक मर्तप्राय तारा होता है। उसके बाद में हमारे पास सौरमंडल से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास। सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सूर्य के बिल्कुल पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध है। और सबसे पहले जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कौन सा है, बुध है। उसके बाद में हमारे पास किन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है, या वो कौन सी ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे पास जो बुध और शुक्र जो ग्रह हैं उनके कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर पॉइंट हमारे पास, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। अब यहाँ पे पृथ्वी के सतह से सबसे चमकीला जो भाग दिखाई देता है वो ग्रह पूछे तो शुक्र, यदि तारा पूछे तो सीरियस तारा होता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह किसे माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है, सौरमंडल में 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि यह बहुत ही छोटा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सौरमंडल में पहले कितने ग्रह थे 9 थे, और 9वां कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। अब सौरमंडल के अंदर कुल 8 ग्रह हैं। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट हमारे पास, ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, यानी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर, और इन ग्रहों के चारों जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट हमारे पास, सूर्य अपने अक्ष पर
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर पॉइंट है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर पॉइंट है, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शुक्र जो होता है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद में 11 नंबर पॉइंट है, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड या सौरमंडल का राजा या मुखिया किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर पॉइंट है, सौरमंडल में पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो सौरमंडल के अंदर जो पिंड है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हमारे पास पहला है, कौन सा पिंड है? परंपरागत ग्रह। उसके बाद में बोनी ग्रह और 3 नंबर है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो सौरमंडल के अंदर जो पिंड है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो परंपरागत ग्रह, 2 नंबर है बोनी ग्रह और 3 नंबर लघु सौरमंडलीय पिंड के रूप में विभाजित किया गया है। 13 नंबर हमारे पास पॉइंट है कि मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए ग्रहों के भाग है और इन्हें क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2018 की रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इतने